जो भी सरकार आती है अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है। अंत में क्या होता है? कुछ सुधरता नहीं है। 59 साल में इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, देश वहीं का वहीं है, क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं है। तो अब हमें दो ही चीजें करनी है, या तो हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई और दी गई है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी इस देश में चल रहे हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 35,735 कानून बनाए, वो सब के सब चल रहे हैं। छोटे छोटे नियम भी चल रहे हैं, जैसे संडे की छुट्टी यूरोप में होती है क्योंकि चर्च जाना है, हम क्यों करें? हमारे लिए संडे तो, मंडे तो, ट्यूसडे तो सब बराबर है। यूरोप में रविवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ईसाईयत को मानते हैं। अरब देशों में शुक्रवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। यहूदियों में शनिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जुडाइज्म को मानते हैं। हमारे लिए रविवार, सोमवार, शनिवार सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सबको मानते हैं। हमारे यहाँ सोमवार किसी का दिन है, मंगल किसी का, बुध किसी का, बृहस्पति किसी की, शुक्र किसी का, शनिवार उनके यहाँ तो ये है। अब हम उनकी नकल करके चलें, कैसे चलेगा? रविवार की छुट्टी तो बंद होनी चाहिए इस देश में, क्यों चलनी चाहिए? फिर उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता तो दफ्तरों में काम देर से शुरू होता था, तो उन्होंने 10-11 बजे का समय तय किया ऑफिस जाने का। हम क्यों करें 10-11 बजे ऑफिस की शुरुआत? हमारे यहाँ तो सूरज सवेरे 4:30 बजे निकल आता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ काम सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारे ऑफिस तो सवेरे चलने चाहिए सूर्य के साथ। किसान जाता है खेत पे काम करने सूर्य के साथ। जो 70 करोड़ किसान सूर्य के साथ काम कर सकते हैं तो 10-12 करोड़ सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते? उनको 11 बजे ऑफिस क्यों मिलना चाहिए जाने के लिए? और 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं जब आधा दिन बीत चुका होता है और आधी शक्ति खत्म हो चुकी होती है काम करने की। हमारे यहाँ बजट आता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में 27-28 तारीख को। क्यों? ये तो यूरोप की मान्यता है कि उनका नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिस दिन वो अप्रैल फूल मनाते हैं, क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना है बजट के माध्यम से। हम भी वही दिन से अपना बजट चलाएं। हमारा तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है, तो हमारा बजट तो दिवाली को आना चाहिए। हम उनकी मान्यताओं में फंसे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिनका मतलब हमें नहीं मालूम। जनवरी का मतलब कोई बता सकता? क्या मतलब? अगहन, पूस माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, अषाढ़ का मतलब मैं बता सकता हूं। जनवरी का मुझे नहीं मालूम। हम क्यों जनवरी फरवरी चला रहे हैं? और ऐसे मूर्ख लोग हैं। अक्टूबर, ये जो अक्टूबर शब्द है ना, ग्रीक है। ऑक्ट, ऑक्ट से आया। ऑक्ट का मतलब होता है 8। अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां। तो ऑक्ट आया 8 से, महीना है 10वां। क्या मूर्खता कर रहा है? सितंबर आया सेप्ट से, सेप्ट माने 7। सितंबर महीना कौन सा है? 9, और बोल रहे हैं 7। नवंबर 9 से आया 9, महीना 11वां। क्या मूर्खता! कभी सोचा ही नहीं हमने। हमारे अगहन, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सबका मतलब है, फिक्स है। 1000 साल पहले जो था आज भी वही है। कृष्ण के जमाने में जो था आज भी वही है। राम के समय में जो था आज भी वही है। इतना सनातन है, उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फंसे हुए। और कुछ कुछ तो ऐसी मूर्खताएं हम कर रहे हैं। मदर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे। रोज तो हमारे यहाँ यही होता है। यूरोप में पता है क्या होता है? मैंने आपसे कहा ना, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, साल में एक ही दिन पिलाती है, वो दिन मदर्स डे। बाकी दिन नर्स दूध पिलाती है, तो इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो सभी माँ अपने बच्चों को रोज दूध पिलाती है, हर दिन तो मदर्स डे है। फादर्स डे उस दिन होता है जब बच्चे अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वो फादर्स डे है। यहाँ तो हर दिन बाप बिना बेटे के खाना ही नहीं खा सकता, तो कहेगा गले से उतरता ही नहीं है, बेटा तो चाहिए साथ में खाना खाने। तो एवरीडे फादर्स डे, एवरीडे मदर्स डे। हम फंस गए उनके चक्कर। वैलेंटाइन डे, जिसका मतलब ही हमें नहीं मालूम। तो मेरा आपसे ये कहना है, और कभी कभी तो इतना मुझे दुख होता है, कोई थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में चला जाता हूं जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते, पूरी हिंदी भी नहीं जानते, वो बहुत सत्यानाश करते, अधकचरे में।
वो क्या कहते हो, राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि प्लेटो ने मिसेस शब्द दिया है वैश्याओं के लिए, रखेल को मिसेस कहते हैं। आपने सुना है यूरोप में सो एंड सो मिसेस, मिसेस पांडे, मिसेस शर्मा, मिसेस ये, मानी उसकी रखेल, पांडे की रखेल मिसेस पांडे, सब शर्मा की रखेल मिसेस शर्मा। हम अपनी धर्मपत्नी को मिसेस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के। शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं, रियली? तब वो थोड़े बौखला है। और धर्मपत्नियों ने पति को मिस्टर बना दिया। मिस्टर माने उसका उल्टा। और मिस तो बहुत ही खराब शब्द। मिस माने एक ऐसी वैश्या जो कई पुरुषों के साथ सोए। मिसेस तो किसी एक की ही रहती है, मिस तो किसी की भी होती है। हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृति, मिस फलाना, मिस ढिमाका लगा दी। पहले शब्दों को जाने, फिर उनका उपयोग करें। मम्मी शब्द है यूरोप में, मम्मी माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। हमने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के मम्मी बोल सिखा दिया। पप्पा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी, पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं। मम्मी का तो है भी कि डेड बॉडी, पापा का तो वो भी नहीं। बुलवा रहे हैं पापा पापा पापा। और अंकल आंटी तो बहुत ही खतरनाक। अंकल पता है क्या होते हैं? जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब अंकल हैं। और आंटी उसका फीमेल पार्ट है। हम किसी को भी अंकल और आंटी बोल देते बिना सोचे समझे, और सामने वाला स्वीकार भी कर लेता, उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है। पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सभ्यता के बारे में पूरा जाने, फिर समझबूझकर उपयोग करें तो अच्छा है। कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है, किसी के घर में जाता हूं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, पिंकू, डब्लू, बबलू। पूछो क्या नाम है, मतलब क्या है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो है टिंकू। और ज्यादातर बच्चे वहां टिंकू ही होते हैं यूरोप में। हमारा बेचारा सीधा साधा आज्ञाकारी उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के उसका कचरा निकालता। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए। और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करिए। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए। बीच में मत रहिए खिचड़ी की तरह से, त्रिशंकु मत बनिए। उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है। मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है। हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम 3 पीस सूट और टाई में। हमारे यहां बोलते हैं पति पत्नी 2 पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, 1 पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए तो आपका 3 पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति 3 पीस सूट और टाई पहनता है। यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है। और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है? धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है। और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है।
बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्रा की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हों तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का है, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहे वैसी बनाएं। पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहे डिजाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हाड़ौती का है कि कहाँ का, पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहां आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए। ज्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज्जा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई डिश खा सकता हूं, इस देश में इतनी ताकत है, वहां है ही नहीं। और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय जरूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहां लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया। हमारे जैसा देखो, हम तो सॉस खाते हैं क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए। तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम